नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक इंटरनेशनल अपडेट। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पिछले 6 महीने से इजराइल हमास युद्ध चल रहा है। इसी के संबंध में दोस्तों यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इजराइल हमास युद्ध विराम प्रस्ताव पारित हो चुका है और ये प्रस्ताव दोस्तों 25 मार्च 2024 को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 14 वोटों से पारित हुआ है। इसी के संबंध में विस्तार पूर्वक हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। यदि आप नए हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को हिट कर देंगे ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। साथ ही हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ रिसेंटली चैनल पर पोस्टेड वीडियोस के लिंक लगा रखे हैं, आप लोग लिंक्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा। और इसी तरह की जानकारी आप और चाहते हैं तो आप इस चैनल को रेगुलरली जो है चेकआउट करते रहिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 3 मुद्दों पर महत्वपूर्ण रूप से बात करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे जो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस संबंध में पारित हुआ है। उसके बाद हम थोड़ा सा इजराइल हमास युद्ध पर प्रकाश डालेंगे। दिन हम तीसरे पार्ट में संयुक्त राष्ट्र के कुछ जो महत्वपूर्ण अंग है उसका फॉर्मेशन कब हुआ और संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल इतनी महत्वपूर्ण क्यों है इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने जब यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट चेक की तो हमें ये तस्वीर और कुछ जानकारियां इस रेजोल्यूशन के संबंध में यानी कि प्रस्ताव के संबंध में दिखी। तो आइए इन जानकारियों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 25 मार्च 2024 की ये न्यूज है। द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन मंडे पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग एन इमीडिएट सीजफायर फॉर द मंथ ऑफ रमजान, the immediate and unconditional release of hostages and urgent need to expand the flow of aid into Gaza. There were 14 votes in favor with the United States abstaining. यहाँ पर इसका हिंदी में अर्थ ये होगा कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मंडे को एक प्रस्ताव पारित हुआ इस बात की मांग रखते हुए कि इमीडिएट यानी कि तुरंत युद्ध विराम प्रस्ताव पारित हो। रमजान का महीना चल रहा है, आप सब जानते हैं, इसी महीने को कोट करते हुए और ये मुस्लिम समुदाय है उसके लिए काफी जो है पवित्र महीना माना जाता है। और कहा गया कि अनकंडीशनल यानी कि बिना शर्त के जो होस्टेज हैं उसको रिलीज किया जाए और जो गाजा के अंदर जो एड का फ्लो यानी कि जो सहायता प्रदान की जा रही है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। और ये दोस्तों 14 वोट इसमें इस प्रस्ताव के समर्थन में पड़े। एक यूनाइटेड स्टेट ने इस वोट से अपनी अनुपस्थिति दर्ज कराई यानी कि अब्सटेन कर दिया। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट के जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर और यूएन के अंदर कह सकते हैं जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने अपने हाथ खड़े करे हैं, ये दिख रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये न्यूज जो है दिया है उन्होंने यूएनएससी वालों ने। और ये देखिए यहाँ पर वोट के बारे में भी बताया गया है कि फेवर में 14, अगेंस्ट में कोई नहीं और अब्सटेन किया यूएस ने। दोस्तों यूएस जो है इस मुद्दे पर पिछले 3 प्रस्तावों में इजराइल को बचा चुका है अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके। इजराइल के विरुद्ध जब भी अलग अलग देशों द्वारा इस युद्ध को रोकने के संबंध में प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में लाया जाता था तो जो अमेरिका है वो हमेशा वीटो पावर का इस्तेमाल करके इस प्रस्ताव को लैप्स करवा देता था। लेकिन इस बार जो अमेरिका है वहां पर घरेलू चुनाव है यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव होना है, तो जो लोग हैं वहां के लोकल पॉपुलेशन है वो जो बाइडेन के ऊपर काफी प्रेशर बना रही है कि आप बार बार इजराइल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बचा करके आप कहीं न कहीं युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। ह्यूमन राइट का वायलेशन वहां पर बहुत अधिक हो रहा है। तो इस बार जो बाइडेन ने इस वोट से अपने आप को किनारा करके मतलब इस प्रस्ताव से उन्होंने कहीं न कहीं अपनी छवि सुधारने की कोशिश की है। और इस बार राष्ट्रपति के चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति जो अमेरिका के रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और मैदान में उनके अगेंस्ट वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर यूएस ने अपना वोट नहीं किया। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसी मुद्दे पर थोड़ा सा और बात करते हैं। देखिए इस प्रस्ताव के अंदर क्या हुआ, तो ये 25 मार्च की न्यूज है। ठीक है, ये युद्ध विराम प्रस्ताव पारित हुआ, 14 वोट पड़े, अमेरिका ने स्वयं को अनुपस्थित रखा वोटिंग से। इजराइल हमास युद्ध को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो 12 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें अल्जीरिया, गुयाना, इक्वेडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, सियरा लियोन, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन देशों द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया होता है उन देशों के बारे में एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों इस परिषद ने गाजा में रमजान के महीने के लिए तत्काल युद्ध विराम
और सभी बंधकों को तुरंत बिना शर्त के रिहाई की मांग की है। यूएनएससी की इस वोटिंग से अमेरिका जब पीछे हटा तो इससे इजराइल ने नाराजगी जताई और इसी नाराजगी को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका के वीटो नहीं करने पर इजराइल के प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनके रक्षा मंत्री योव गैलेंट की यात्रा प्रस्तावित थी वाशिंगटन यानी कि अमेरिका जा रहे थे, उन्होंने इस यात्रा को ही रद्द कर दिया। दोस्तों एक सवाल आपके मन में बनेगा कि यदि ये प्रस्ताव पारित हो गया तो अब होना क्या है, इजराइल का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए इफेक्ट ये पड़ेगा कि जब भी यूनाइटेड नेशन में किसी देश के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है, पहले तो पारित नहीं करने दिया जाता, कोई न कोई उसके फेवर में जो वीटो पावर वाला जो 5 स्थायी सदस्यों में रहता है, वो कोई न कोई वीटो पावर लगा के उस प्रस्ताव को खारिज करवा देता है। लेकिन यदि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस पर तमाम इंटरनेशनल जो है सैंक्शंस लगाए जाते हैं। जैसे अब क्या होगा, प्रस्ताव पारित हो गया इजराइल के विरुद्ध, तो अब तमाम उसके ऊपर अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा सैंक्शंस लगाए जाएंगे, व्यापारिक सैंक्शंस लगाए जाएंगे, जिससे जो है काफी हद तक उसकी सुविधाएं बाधित होगी। तो इजराइल कहीं ना कहीं बाध्य होगा उस युद्ध से पीछे हटने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसके संबंध में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। दोस्तों इजराइल और अरब देशों के बीच या हमास के बीच जो संघर्ष है वो नया नहीं है, लेकिन फिर भी अक्टूबर 2023 को सुबह सुबह 6:30 बजे हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की शुरुआत की घोषणा की, जिसमें उसने गाजा पट्टी से 5000 से भी अधिक रॉकेट इजराइल पर दागे। तो अब हमास नाम की क्या चिड़िया है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता देता हूँ, सवाल आपके मन में उठ रहे होते हैं। दोस्तों इजराइल, जहां पर आज ये इजराइल नाम का एक देश है, वहां पर पहले कभी फिलिस्तीन नाम के देश का एग्जिस्टेंस हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इजराइल अपनी भूमि का विस्तार करता गया, यानी कि अपने द्वारा शासित भूमि का विस्तार करता गया, ढक लो तुम सारा संसार वाले कंसेप्ट पे। और एक समय आज ये है कि फिलिस्तीन नाम का देश दुनिया के नक्शे पर कहीं बचता ही नहीं। तो उसी फिलिस्तीन की लेगेसी को कंटिन्यू करता हुआ, उसी फिलिस्तीन के लिए संघर्ष करता हुआ, उसी फिलिस्तीन की भूमि की मांग करता हुआ एक संगठन है हमास, जिसको पश्चिमी देश और अमेरिका के समर्थित देशों ने एक आतंकवादी संगठन का दर्जा दे रखा है। वही हमास अपने हक के लिए, आप कह सकते हैं फिलिस्तीन के लिए, इजराइल से लगातार संघर्ष करते रहता है। और हालांकि आपको बता दूं कि हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में भारत कंसीडर नहीं करता, यानी कि भारत ने ऐसा घोषित नहीं किया है। ठीक है, तो इसी ने जो है इजराइल के विरुद्ध जो है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के तहत इसके ऊपर, इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट दागे अक्टूबर 2023 में। प्रतिक्रिया स्वरूप दोस्तों इजराइल द्वारा हमास के विरुद्ध एक ऑपरेशन चलाएगा, ऑपरेशन शॉर्ड ऑफ आयरन। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये जो है ऑपरेशंस दोनों, हमास ने जो इजराइल के विरुद्ध चलाया, इजराइल ने जो हमास के विरुद्ध चलाया, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये सब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस दौरान दोस्तों स्वदेश लौटने के इच्छुक भारतीयों को इजराइल से सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन अजय। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये जितनी भी पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं चर्चा कर रहा था, इससे पहले भी 3 बार यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के विरुद्ध प्रस्ताव लाया जा चुका है। तो कब कब कौन कौन सा देश लाया है प्रस्ताव इजराइल के विरुद्ध, यहाँ पर देखेंगे। तो नवंबर 2023 में माल्टा नाम का एक देश है, उसने ये प्रस्ताव लाया। फिर दिसंबर 2023 में यूएई जो अमीरात है, उसने दिसंबर 2023 में इसके विरुद्ध प्रस्ताव लाया। फरवरी 2024 में अल्जीरिया द्वारा लाया गया था ये प्रस्ताव, लेकिन तीनों बार ही अमेरिका ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इन प्रस्तावों को सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पारित नहीं होने दिया। ठीक है, तो ये रहा जो है छोटा सा जो कंटेंट है इस मुद्दे पर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इन चीजों को समझने के लिए मिडिल ईस्ट रीजन जो मध्य पूर्व है, जहां पर इजराइल स्थित है, ये येलो वाला पार्ट इजराइल का है, इसका मैप समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, तभी हमें चीजें समझ में आएंगी। इसकी देखिए ज्योग्राफी जो है काफी इंपॉर्टेंट है दुनिया के नक्शे में। यहाँ पर आप लाल सागर देख रहे हैं, ये लाल सागर है, ये सागर जो दिख रहा है वो लाल सागर है। यहाँ पर सऊदी अरब है, इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है, मिस्र है, लेबनान है, और ये मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी के माध्यम से एशिया के जो जहाज हैं और चाइना के जहाज जो है, व्यापारिक जहाज जो होते हैं, वो यूरोप की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर आपको टर्की दिख जाएगा। अब देखिए लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो हिस्सा मैं कह रहा हूं, ये सिनाई प्रायद्वीप के बगल में जो स्वेज नहर है, ये स्वेज नहर का हिस्सा है।
यदि इजराइल स्वेज नहर में जो लाल सागर में खुलता है, लाल सागर का एक तटवर्ती देश है, यहाँ एक खाड़ी जो है लाल सागर का एक छिछला जल यहाँ पर इजराइल तक पहुंचता है, तो इजराइल हो जाता है काफी इंपॉर्टेंट देश। और ऊपर से ये टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए अमेरिका समर्थित ये इजराइल देश, अमेरिका क्या करता है, किसी भी रीजन पे उसको अगर अपना कंट्रोल बैठाना होता है तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव चुनता है जो काफी ताकतवर है। जैसे उसने सऊदी अरबिया और यूएई को चुना है यहाँ पर, ठीक है, यूएई को चुना है, और उसी तरह से इस रीजन में वो इजराइल को चुनता है। इजराइल को काफी फेवर करता रहता है अमेरिका। तो कहीं ना कहीं इस व्यापार को जो है प्रभावित करने वाला, यूरोप के ट्रेड को प्रभावित करने वाला ये रूट की वजह से भी ये क्या बोलते हैं, ये मुद्दा जो है वो काफी चर्चा में रहता है। आई थिंक दोस्तों ये बातें आपको जो है मैप के थ्रू थोड़ा सा और क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और अन्य देशों के बीच जो कुछ विवादित क्षेत्र है उसका एक मैप है, आप लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इसको देखना है। यहाँ पर हम देखते हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजराइल के बीच एक विवादित क्षेत्र है गोलन हाइट्स, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सीरिया और इजराइल के बीच ही जो है काफी चर्चा रहती है गोलन हाइट्स को लेकर, ठीक है, लेकिन ये किन देशों की बाउंड्री पर स्थित है बताना मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने बताया आपको। जॉर्डन और इजराइल के बीच एक विवादित क्षेत्र है वेस्ट बैंक, इसको लेकर के भी काफी चर्चा रहती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गाजा स्ट्रिप मैंने बताया था, यहाँ पर है गाजा स्ट्रिप, जो फिलिस्तीनी समर्थक आतंकवादी संगठन है हमास, वो यहाँ पर वर्क करता है, और ये है सिनाई प्रायद्वीप जो कि मिस्र का हिस्सा है और यहीं से निकलती है स्वेज नहर, ठीक है। तो ये जो है कुछ विवादित क्षेत्र हैं इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच, वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। अब गाजा की कहानी अगर आपको समझना है पूरा, तो ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने आपके लिए लगा रखी है विद मैप, आप लोग इसको पढ़ करके गाजा की कहानी समझ सकते हैं और इजराइल के महत्व और उसके जो है पॉपुलेशंस के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको मिल सकती है और आप इस मुद्दे पर ज्यादा क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस मुद्दे पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से मैं इस मुद्दे पर थोड़ा सा आपको और ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे इजराइल के उदय का कब होता है, 14 मई 1948 को खुद को इसने आजाद घोषित किया। फिर 1949 में इजराइल जो है यूनाइटेड नेशन का मेंबर भी बन जाता है। 1949 में यहाँ पर चुनाव भी होते हैं और डेविड बेन गुरियन देश के पहले प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। इजराइल का ये जो यरूशलेम क्षेत्र है वो विवादित क्यों होता है, क्योंकि ये 3 धर्मों की भूमि कहा जाता है, यहूदी, मुस्लिम और ईसाई धर्म की आस्था का केंद्र भी है, ठीक है। और अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में ही है, जिसके नाम से अल अक्सा फ्लड जो है एक ऑपरेशन हमास द्वारा लॉन्च किया गया इजराइल के अगेंस्ट। यहाँ पर तीनों धर्मों के महत्व के बारे में जो है बात की गई। देखिएगा कि मुस्लिम का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद जो मक्का से यहाँ आए थे यरूशलेम में, मक्का और मदीना के बाद मुस्लिम इसी तीसरी सबसे पवित्र जगह मानते हैं, इसलिए भी ये विवादों में रहता है। नेक्स्ट है ईसाइयों का मानना है कि यहीं पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और यही वह स्थान है जहां ईसा फिर से जीवित हुए थे। यहूदी मानते हैं कि यहीं पर इब्राहिम ने अपने बेटे इशाक की कुर्बानी दी थी और यहीं से विश्व का निर्माण हुआ था। तो ये तीनों धर्मों की भूमि होने की वजह से भी कहीं न कहीं इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच यरूशलेम को लेकर के विवाद छिड़ा रहता है हमेशा। और 6 डेज वॉर 1967 में हुई थी इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच, जिसमें 6 दिन के अंदर इजराइल ने अकेले 6 से 7 अरब राष्ट्रों को एक साथ पराजित करके अपनी जो सर्वोच्चता है, सैनिक सर्वोच्चता स्थापित की थी, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिख रही है, इस मुद्दे को पढ़ करके आप समझ सकते हैं। आइए अब वीडियो के एंड में चलते हैं। देखिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का थोड़ा सा फॉर्मेशन है, उसके अंगों के बारे में हम बात करें। इससे पहले मैं इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर आपको भारत का स्टैंड बता देता हूँ। भारत देखिए हमेशा से इजराइल और फिलिस्तीन यानी कि 2 नेशंस थ्योरी का समर्थक रहा है। भारत ने हमेशा इजराइल का अब सपोर्ट करने लगा, पहले इजराइल का उतना सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन देश के तौर पे वो कंसीडर करने लगा था भारत बहुत पहले। लेकिन इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर फिलिस्तीन के भी अस्तित्व को स्वीकार करता है इंडिया। इंडिया चाहता है कि फिलिस्तीनियों को भी अपना हक मिले, यानी कि जो उनकी भूमि थी उनको वो चीज मिले, इसलिए 2 नेशन थियरी यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का समर्थन करता है इंडिया, ठीक है।
ऐसा नहीं कि इजराइल ने आज फिलिस्तीन को ढक लिया है तो आज वो ताकतवर कंट्री है तो इंडिया सिर्फ इजराइल को कंसीडर करे, नहीं। इजराइल के साथ साथ इंडिया उतनी ही तरजीह फिलिस्तीन को भी देता है। खैर ये सब जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर सॉल्व करने वाले मुद्दे हैं। भविष्य के गर्भ में ये बात है कि फिलिस्तीन को अपनी भूमि वहां पर मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन ये इंडिया का स्टैंड काफी शॉर्ट फॉर्म में मैं बताने की कोशिश की। कभी इस मुद्दे पर आपसे विस्तार पूर्वक मैं बात करूंगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। तो दोस्तों 51 देशों द्वारा एक ट्रीटी सैन फ्रांसिस्को है उस पर हस्ताक्षर किया गया और 24 जो है अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य राष्ट्र हैं और इसका हेडक्वार्टर होता है दोस्तों न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका में स्थित है, ठीक है। और इसके दो टाइप के सदस्य होते हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में वो कंसीडर किए जाते हैं। एक परमानेंट मेंबर होते हैं जिसमें 5 देश है, जिसमें यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस, रशिया है, और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, वो सभी कॉन्टिनेंट का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। और मेन ऑर्गन यूनाइटेड नेशन की क्या क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी जनरल असेंबली यानी कि जो महासभा होती है वो काफी इंपॉर्टेंट अंग है। किसी भी देश के विरुद्ध कोई प्रस्ताव लाना हो या कोई प्रस्ताव पास कराना हो तो सबसे पहले हम जनरल असेंबली की ही तरफ रुख करते हैं। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूएन सेक्रेटरिएट है। और यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस आप लोगों को याद रखनी चाहिए। पहली अरबी है, दूसरी चाइनीज, फिर इंग्लिश, देन फ्रेंच, फिर रशियन और उसके बाद स्पेनिश। ये यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन के तौर पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें 2 टाइप के सदस्य होते हैं, एक परमानेंट सदस्य यानी कि स्थायी सदस्य जो कि 5 होते हैं, और यहाँ पर ये सदस्यों के बारे में मैंने बताया, और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जिनकी संख्या 10 होती है, और ये 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे अफ्रीका से 3 सदस्य को, एशिया से 2 सदस्य को, लैटिन अमेरिका से 2, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर से 2 और ईस्टर्न यूरोप से 1 सदस्य को चुना जाता है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रस्ताव जो इजराइल और हमास युद्ध में युद्ध विराम को लेकर पारित हुआ है, ये प्रस्ताव काम करे। और काम करे क्या, अब इजराइल पर दुनिया के देश जब सैंक्शंस लगाएंगे तो इजराइल को इस पर कहीं ना कहीं विचार तो करना ही होगा, ठीक है। अब इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत का भी मैंने आपको व्यू बता दिया, व्यू पॉइंट क्या रहता है इंडिया का हमेशा से, ठीक है। तो हम दोस्तों बुद्ध के देश, हम हमेशा शांति के समर्थक रहे हैं, इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कोई भी यदि छोटा सा भी राष्ट्र है तो उसका हक दुनिया का कोई ताकतवर राष्ट्र नहीं मारे, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों संक्षिप्त में जितना बता सकते थे मैंने कोशिश की। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, इसी तरह की आपके लिए अपडेट्स मैं लेकर के टाइम टू टाइम आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।